नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है ग्राफिक डिजाइन फॉर डमीज किताब का 11वां चैप्टर और इसका नाम है टाइप चुनना और एक सिस्टम बनाना। तो किसी भी नए डिजाइनर के लिए ना टाइपोग्राफी थोड़ी डरावनी लग सकती है। इतने सारे फॉन्ट्स, अजीब अजीब से नियम, लगता है जैसे कोई सीक्रेट कोड हो। तो आज हमारा मिशन है इसी कोड को तोड़ना, इसे आसान बनाना। ये सिर्फ एक सुंदर सा फॉन्ट चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि अक्षर आपके डिजाइन की आवाज कैसे बनते हैं। चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल सही कहा। टाइपोग्राफी डिजाइन का वो एक तरह से अनदेखा हीरो है जो चुपचाप सारा काम करता है। ये आपके डिजाइन का मूड सेट करता है, उसे एक आवाज देता है। क्या आपका डिजाइन भरोसेमंद और गंभीर है या फिर मजेदार और चंचल? ये सारी बातें मतलब काफी हद तक सही टाइप के चुनाव पर निर्भर करती हैं। ये सिर्फ कला नहीं, विज्ञान भी है। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? किताब कहती है कि सबसे पहले अपने कंटेंट को समझो। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको एक जासूस बनना होगा। अपने कंटेंट से कुछ सवाल पूछने होंगे। पहला, ये दिखेगा कहाँ? मतलब प्रिंट में या डिजिटल पर? हाँ, क्या ये किताब में छपेगा या किसी वेबसाइट पर दिखेगा? प्रिंट के लिए हमें ऐसे फॉन्ट्स चाहिए जो लंबे समय तक पढ़ने में आसान हो। हाँ। और डिजिटल स्क्रीन पर हमें ऐसे फॉन्ट्स चाहिए जो पिक्सल में भी साफ दिखें और जल्दी लोड भी हो। बिल्कुल। हालांकि टेक्नोलॉजी के साथ अब ये फर्क कम हो रहा है, लेकिन माध्यम को समझना अब भी पहला कदम है। और डिजाइन के टोन की भी बात है। किताब में एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, जैसे खाने के साथ सही वाइन चुनना। हाँ, हर वाइन हर खाने के साथ नहीं जाती। वैसे हर टाइप हर डिजाइन के साथ काम नहीं करता। हाँ, और ये नए डिजाइनरों के लिए एक बहुत जरूरी सलाह है। अक्सर नए लोग क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा सजावटी या एक्सप्रेसिव टाइपफेस चुन लेते हैं। हाँ, होता है। लेकिन किताब कहती है कि टाइपफेस को सहायक होना चाहिए, ढिंडोरा पीटने वाला नहीं। उसे आपके बाकी डिजाइन को, मतलब आपकी तस्वीरों, आपके रंगों को सहारा देना चाहिए, उन पर हावी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। किताब का एक हिस्सा तो दिमाग हिला देने वाला है। उसमें एक ही तस्वीर है, एक आदमी जिसके हाथों में हथकड़ी है, लेकिन उसके साथ 4 अलग-अलग फॉन्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं। और ये कमाल की बात है कि सिर्फ फॉन्ट बदलने से उस आदमी के बारे में हमारी सोच पूरी तरह बदल जाती है। ये टाइप की असली ताकत दिखाता है। जैसे विनी रेगुलर फॉन्ट के साथ वो एक पुराने जमाने का गैंगस्टर लगता है। हाँ। थर्स्टी रफ के साथ लगता है शायद किसी बार की लड़ाई में पकड़ा गया हो। और स्प्लैश रेगुलर के साथ? उसके साथ तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई आर्टिस्ट है जिससे किसी गलतफहमी में पकड़ लिया गया हो। वाह, तस्वीर वही, आदमी वही, लेकिन कहानी पूरी तरह से बदल गई। इसलिए जब भी कोई शक हो तो किताब का नियम याद रखें, अपने कंटेंट का सम्मान करें। खुद से पूछें, मुझे कैसी हायरार्की चाहिए? क्या मुझे खास सिंबल्स चाहिए? टेक्स्ट कितना लंबा है? ये सवाल आपको सही फॉन्ट की तरफ ले जाएंगे। चलिए फॉन्ट्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। नए लोगों के लिए किताब में टाइमलेस यानी सदाबहार और ट्रेंडी फॉन्ट्स की एक लिस्ट है। ये बहुत मददगार है। हाँ, ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। टाइमलेस फॉन्ट्स वो हैं जो दशकों से चले आ रहे हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जैसे सेरिफ कैटेगरी में टाइम्स न्यू रोमन, गैरामोंड। हाँ, और बास्करविल भी। सेरिफ फॉन्ट्स वो होते हैं जिनके अक्षरों के सिरों पे छोटी छोटी डंडियां होती हैं ना। हाँ, छोटे छोटे पैर जैसे। बिल्कुल, ये उन्हें एक पारंपरिक और भरोसेमंद एहसास देते हैं। इसलिए किताबें और अखबार इन्हें बहुत पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ है सैंस सेरिफ, यानी बिना पैरों वाले फॉन्ट्स। यहाँ हेल्वेटिका, एरियल और फुटूरा जैसे क्लासिक्स हैं। हेल्वेटिका का नाम तो सबने सुना होगा। इतना साफ सुथरा और न्यूट्रल है कि इसे डिजाइन की स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। हाँ, लेकिन कई डिजाइनर्स इसे बोरिंग भी कहते हैं। वही तो एक तरफ तो ये टाइमलेस है, दूसरी तरफ ओवरयूज्ड। एक नया डिजाइनर इस दुविधा से कैसे निपटे? ये एक शानदार सवाल है। हेल्वेटिका एक काला सूट की तरह है। ये सुरक्षित है, प्रोफेशनल है और लगभग हर जगह काम करता है। लेकिन हर मौके के लिए नहीं। सही कहा। अगर आप एक रॉक बैंड का पोस्टर बना रहे हैं तो आप काला सूट नहीं पहनेंगे। वहां आपको कुछ ज्यादा कारिज्मेटिक वाला चाहिए। और वहीं पर ट्रेंडी फॉन्ट्स काम आते हैं। बिल्कुल। गूगल के ओपन सोर्स फॉन्ट्स जैसे रोबोटो या मेरीवेदर खासतौर पर स्क्रीन पर पढ़ने के लिए बनाए गए हैं। वे आधुनिक हैं और डिजिटल दुनिया में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि संदेश क्या देना है, भरोसा और परंपरा या नवीनता और ऊर्जा। एकदम सही। तो एक डिजाइनर के पास हर तरह के औजार मौजूद है।
अब एक और तकनीकी चीज पर आते हैं जहां लोग अक्सर उलझ जाते हैं, लेजिबिलिटी और रीडेबिलिटी। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर किताब कहती है कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, यहाँ दो शब्द हैं जो एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। लेजिबिलिटी, जिसे हम अक्षर स्पष्टता कह सकते हैं, उसका मतलब है कि आप किसी फॉन्ट के अलग अलग अक्षरों को कितनी आसानी से पहचान पाते हैं। अच्छा, जैसे छोटे एल और नंबर 1 में फर्क साफ दिख रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल। या सी और ई आपस में मिलते जुलते तो नहीं लग रहे। ये फॉन्ट के डिजाइन की बुनियादी खूबी है। और रीडेबिलिटी? रीडेबिलिटी यानी सुपाठ्यता इस बारे में है कि पूरे टेक्स्ट को पढ़ने में कितनी आसानी होती है। ये सिर्फ फॉन्ट पर नहीं बल्कि उसे कैसे इस्तेमाल किया गया है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे फॉन्ट का साइज कितना बड़ा है। हाँ, साइज, लाइनों के बीच में कितनी जगह है जिसे हम लीडिंग कहते हैं, और अक्षरों का रंग बैकग्राउंड पर कितना साफ दिख रहा है। मतलब एक फॉन्ट बहुत लेजिबल हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर उसे बहुत छोटे साइज में इस्तेमाल करें तो उसकी रीडेबिलिटी खराब हो जाएगी। एकदम सही। तो एक अच्छी रणनीति ये हो सकती है कि बॉडी टेक्स्ट के लिए एक बहुत लेजिबल फॉन्ट चुनें और हेडलाइंस के लिए शायद थोड़ा ज्यादा कॉश्चर वाला फॉन्ट इस्तेमाल करें, जहां रीडेबिलिटी की उतनी चिंता नहीं है। एकदम सही। और यहीं से टाइपोग्राफिक हायरार्की का खेल शुरू होता है। हायरार्की? हाँ, हायरार्की का मतलब है अपने कंटेंट को इस तरह से व्यवस्थित करना कि पढ़ने वाले को तुरंत समझ आ जाए कि सबसे जरूरी क्या है, उसके बाद क्या है और सबसे कम जरूरी क्या है। एक विजुअल रोड मैप बनाने जैसा। बिल्कुल। आप फॉन्ट साइज, वेट मतलब बोल्ड, रेगुलर, लाइट, स्टाइल भी जैसे इटैलिक। हाँ, स्टाइल, रंग और स्पेसिंग का इस्तेमाल करके ये रोड मैप बनाते हैं। लेकिन किताब में एक चेतावनी भी है, इसे ज्यादा जटिल न बनाएं। अक्सर लोग अपनी हेडलाइन को बड़ा भी करते हैं, बोल्ड भी करते हैं, उसे लाल रंग भी देते हैं और ऊपर से ड्रॉप शैडो भी लगा देते हैं। और नतीजा ये होता है कि सब कुछ चिल्लाने लगता है। हाँ, और जब सब कुछ चिल्ला रहा हो तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। सही बात है। हायरार्की का मतलब शोर मचाना नहीं है बल्कि स्पष्टता लाना है। अक्सर सिर्फ साइज और वेट में बदलाव करना ही काफी होता है। एक बोल्ड हेडलाइन, एक सेमी बोल्ड सब हेडलाइन और एक रेगुलर बॉडी टेक्स्ट, बस आपका काम हो गया। किताब ये भी कहती है कि ज्यादातर डिजाइन में 1 या 2 टाइपफेस तक ही सीमित रहना चाहिए। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। इतने सारे अच्छे फॉन्ट्स हैं तो हम खुद को रोकें क्यों? क्योंकि ज्यादा फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना एक ऐसी पार्टी की तरह है जहां हर कोई अलग अलग भाषा में बात कर रहा हो। मतलब शोर और भ्रम। हाँ, 1 या 2 फॉन्ट्स का अनुशासन आपके डिजाइन को एक सुसंगत और प्रोफेशनल लुक देता है। यहाँ एक प्रो टिप है, एक ऐसा टाइपफेस चुनें जिसका एक बड़ा परिवार हो। फॉन्ट का परिवार, ये तो दिलचस्प है। हाँ, जैसे हेल्वेटिका न्यू या रोबोटो का परिवार। इसे एक असली परिवार की तरह सोचिए। रेगुलर फॉन्ट परिवार का सामान्य सदस्य, ठीक है। बोल्ड उसका मजबूत चाचा है जो अपनी बात जोर से रखता है। अच्छा। इटालिक उसकी स्टाइलिश चाची है जो बातों पर जोर देती है, और कंडेंस्ड उसका लंबा पतला कजन है जो कम जगह में भी फिट हो जाता है। वाह। तो ये सब दिखते तो एक ही परिवार के हैं, लेकिन हर एक का अपना अलग व्यक्तित्व और काम है। तो आप एक ही टाइपफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हायरार्की बनाने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो एक ही फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करना एक सेफ और स्मार्ट तरीका है। लेकिन मान लीजिए कि हमें ज्यादा कंट्रास्ट चाहिए और 2 अलग-अलग फॉन्ट्स इस्तेमाल करने ही हैं। अब ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है। हजारों फॉन्ट्स में से सही जोड़ी कैसे चुने? क्या इसका भी कोई नियम है? इसका एक क्लासिक नियम है, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास पैदा करना। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट। और सबसे आसान तरीका है एक सेरिफ फॉन्ट को एक सैंस सेरिफ के साथ जोड़ना। जैसे हेडलाइन के लिए एक बोल्ड सैंस सेरिफ और बॉडी टेक्स्ट के लिए एक पठनीय सेरिफ। हाँ बिल्कुल। जैसे फुटूरा के साथ गैरामॉन्ट, ये एक चाची परखी जोड़ी है जो हमेशा काम करती है। एक और प्रो टिप है एक्स हाइट पर ध्यान देना। एक्स हाइट, ये क्या होता है? एक्स हाइट मतलब किसी भी फॉन्ट के जो छोटे अक्षर होते हैं ना, जैसे ए, सी। बिल्कुल, उनकी जो औसत ऊंचाई होती है उसे एक्स हाइट कहते हैं। जब आप 2 फॉन्ट्स को साथ इस्तेमाल कर रहे हो और उनकी एक्स हाइट एक जैसी हो तो वो साथ में बहुत स्वाभाविक और संतुलित लगते हैं। अच्छा। अगर एक की एक्स हाइट बहुत ज्यादा और दूसरे की बहुत कम हो तो वो देखने में अटपटे लगते हैं, जैसे कोई बेमेल जोड़ी हो। हाँ, एक तरह से। ये एक छोटी सी डिटेल है जो प्रोफेशनल डिजाइन को शौकिया डिजाइन से अलग करती है। ठीक है, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। क्या नहीं करना चाहिए?
किताब में डिजाइन प्रोफेसरों की शिकायतों के आधार पर कुछ आम गलतियों की सूची दी गई है। चलिए इन टाइपोग्राफिक पापों की बात करते हैं। पहला और सबसे आम पाप है बहुत सारे अलाइनमेंट्स का इस्तेमाल करना। एक ही डिजाइन में कुछ टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड है, कुछ राइट अलाइंड और कुछ सेंटर्ड। ये डिजाइन को बिखरा हुआ दिखाता है। हाँ, नियम है एक अलाइनमेंट चुने और उसी पर टिके रहें, ज्यादा से ज्यादा 2। और लंबे पैराग्राफ के लिए कभी भी सेंटर्ड अलाइनमेंट का इस्तेमाल न करें। क्यों? क्योंकि हर लाइन अलग जगह से शुरू होती है और आंख को अगली लाइन ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरी गलती, जस्टिफाइड टेक्स्ट में नदियों का बनना। नदियाँ? हाँ, जस्टिफाइड टेक्स्ट में कंप्यूटर शब्दों के बीच की स्पेस को अपने आप एडजस्ट करता है ताकि दोनों किनारे एक सीध में हो। सही, लेकिन कभी-कभी ये खाली जगहें एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं और टेक्स्ट के बीच में सफेद धारियां बन जाती हैं जो नदी की तरह दिखती हैं। हाँ, मैंने ये देखा है। ये पढ़ने में बहुत ध्यान भटकाती हैं। बिल्कुल। और अक्षरों को बेढंगे तरीके से खींचना या सिकोड़ना, ये तो बहुत होता है। ये एक बड़ा पाप है। टाइपफेस को एक कलाकार बड़ी मेहनत से डिजाइन करता है। हाँ। हर अक्षर का एक खास अनुपात होता है। जब आप उसे खींचकर लंबा या चपटा कर देते हैं तो आप उस कला का अपमान कर रहे हैं। ये किसी इंसान की तस्वीर को खींचकर बिगाड़ने जैसा है। हाँ, अगर जगह कम है तो एक कंडेंस्ड फॉन्ट इस्तेमाल करें, पर अक्षरों को कभी न खींचें। और कर्निंग, मतलब अक्षरों के बीच की स्पेसिंग। हाँ, कर्निंग पर ध्यान ना देना तो एक क्लासिक गलती है। मुझे याद है मैंने एक बार एक पोस्टर देखा था जिसमें क्लिक हेयर लिखा था। कर्निंग ठीक नहीं थी और C और L के बीच बहुत ज्यादा जगह थी जिससे वो सी लिक हेयर जैसा दिख रहा था। ओहो, छोटी सी गलती थी पर पूरा मतलब ही बदल गया। और डिजाइन शौकिया लगने लगा। और विडोज और ऑर्फिन्स, ये नाम तो बड़े अजीब हैं। ये टाइपोग्राफी के अनाथ बच्चे हैं। अनाथ बच्चे? हाँ, ऑर्फन किसी पैराग्राफ का एक अकेला शब्द या छोटी सी लाइन होती है जो कॉलम के नीचे छूट जाती है। और विडो? और विडो किसी पैराग्राफ की आखिरी छोटी सी लाइन होती है जो अगले पेज या कॉलम के टॉप पर अकेली रह जाती है। तो एक अच्छे डिजाइनर का काम इन अकेले शब्दों और लाइनों को वापस उनके पैराग्राफ परिवार से मिलाना होता है। बिल्कुल। वाह, तो ये सिर्फ फॉन्ट चुनने के बारे में नहीं है, ये तो एक पूरा आर्किटेक्चर बनाने जैसा है। एक सिस्टम जहां हर अक्षर का, हर लाइन का, हर स्पेस का अपना एक मकसद है। बिल्कुल, किताब का सार यही है कि टाइपोग्राफी कोई आकस्मिक चुनाव नहीं है। ये एक सोची समझी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम जो आपके संदेश को साफ साफ पहुंचाए, एक विजुअल हायरार्की बनाए और आपकी डिजाइन के मूड और व्यक्तित्व का समर्थन करें। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये नियम पत्थर की लकीर नहीं है, ये आपको रास्ता दिखाने के लिए है। एक बार जब आप इन नियमों को समझ जाते हैं तब आप उन्हें रचनात्मक तरीके से तोड़ भी सकते हैं। आज की इस चर्चा के बाद हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पसंदीदा ब्रांड्स, मान लीजिए कोका कोला, को अपना लोगो टाइपफेस बदलना पड़े, अगर वो अपने क्लासिक स्क्रिप्ट फॉन्ट को बदलकर कुछ आधुनिक और साफ सुथरा जैसे हेल्वेटिका इस्तेमाल करने लगे, तो क्या होगा? क्या उस ब्रांड पर उतना ही भरोसा रहेगा? क्या उसका स्वाद भी अलग लगने लगेगा? एक फॉन्ट बदलने से पूरी पहचान कैसे बदल सकती है, इस पर सोचिएगा।